हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पहला पाठ दो बैलों की कथा। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस पाठ का सारांश और उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है दो बैलों की कथा पाठ और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। दो बैलों की कथा पाठ या कहानी या कथा प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के अनुसार जानवरों में गधा जो होता है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, यानी जिसकी बुद्धि नहीं मानी जाती, बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा एक सीधा और निरापद यानी संकट रहित जानवर है। वह कभी क्रोध नहीं करता, चाहे जितना उसे मारो, चाहे सड़ी हुई घास सामने डाल दो, वह कभी असंतोष की भावना प्रकट नहीं करता। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण समाहित होते हैं, फिर भी लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। लेखक इसे सद्गुणों का अनादर मानते हैं। इसके बाद आइए पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। आप समझ गए ना बच्चों। लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह कौन है? वह है बैल। कुछ लोग शायद बैल को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु लेखक के अनुसार बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है और वह कई बार अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। अतएव बैल का स्थान गधे से नीचा है। झूरी कांची की बात करते हैं बच्चों। इस कहानी में झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। क्या नाम थे? हीरा और मोती। उसके पास दो बैल थे झूरी के पास, और उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति बच्चों आप ध्यान दें, एक अच्छी जाति मानी जाती है बैलों में। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। साथ में रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे। समझते हैं ना बच्चों आप। मूक भाषा जो होती है जानवरों की मूक भाषा होती है, और जिसके द्वारा वे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। ऐसा क्यों था बच्चों? क्योंकि वे दोनों आपस में भाईचारा हो गया था, उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। आगे लेखक कहते हैं कि एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। परिणाम स्वरूप दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों बैल बहुत खुश थे, किंतु झूरी की स्त्री यानी कि झूरी की जो पत्नी थी को बैलों का भागकर वापस आना पसंद नहीं आया। वह ईर्ष्या से बोल उठी, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। तभी झूरी अपने बैलों के पक्ष में बोल पड़ा, नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? इस पर झूरी की स्त्री ने रौब दिखाते हुए कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब मैं भी देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वैसा ही हुआ जैसा झूरी की स्त्री ने कहा। मंजूरों को बोल दिया गया कि उन्हें
सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। जो मजदूर थे ना वहाँ पर काम करने वाले बच्चों, उन्हें क्या कह दिया कि उन्हें बैलों को सूखा भूसा ही दिया जाए। किसने कहा? झूरी की पत्नी ने। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। कई बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश किया, पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वह मोती की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील था। दोनों बैलों को दिन भर खूब मार पड़ी। अपमान सहने के पश्चात शाम के समय में सिर्फ सूखा भूसा ही मिला। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कस्में खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। दोनों बैलों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती थी, यानी उन्हें काफ़ी कष्ट दिया जाता था। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब रहती थी। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह हर दिन दोनों बैलों को 2 रोटियां डाल जाती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीय लगाव था। एक रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों बैलों ने रस्सियां चबाकर उसे तोड़ने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही छोटी लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तभी उस लड़की ने दोनों बैलों के माथे सहलाकर बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। जानते हो ना बच्चों, जैसे बैलों के नाक में जो है रस्सी सी डाल दी जाती है, उसे कहते हैं नाथ डालना। तत्पश्चात लड़की ने रस्सी खोल दिया और दोनों बैल भाग निकले। बैलों के पीछे पीछे गया और गांव के दूसरे लोग भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों को एक मटर का खेत दिखा। वहां पर दोनों ने मटर खाई और स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। तत्पश्चात वही मटर के खेत में एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर पूरी हिम्मत से उस सांड का सामना किया और उसे मार भगाया, किंतु मटर के खेत में चरते समय खेत के मालिक और गांव के कुछ लोग आकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिए। तत्पश्चात पकड़कर दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। हीरा मोती को दिन भर के भूख प्यास के पश्चात जब रात को भी भोजन नहीं मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए भाग नहीं पा रहा था। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भाग न सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। कहानी के अनुसार बच्चों आप ध्यान दें, कहानी के अनुसार एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी नीलामी में ऊंची बोली लगाकर हीरा मोती को ले जाने लगा। दोनों समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि दड़ियल थोड़ा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित रास्ते पर आ गए हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। दोनों बैलों में उत्सुकता जाग गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता दूर हो गई। झूरी का घर करीब आ गया था। दोनों खुश होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे बैल उसके हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने
दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर पश्चात नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस प्रकार से ये थी पूरी कहानी जो हमने आपको यहाँ पर सुनाई सारांश के रूप में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। तो बच्चों, आपके लिए यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर कठिन शब्द है निरापद। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित। और पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। जैसे कि वे दोनों बैल थे, पछाई जाति के थे ना, तो ये क्या होती है, बैलों की एक नस्ल होती है। और गोई, गोई का मतलब जोड़ी। कुलेले मतलब क्रीड़ा। विषाद, विषाद का मतलब उदासी। और पराकाष्ठा यानी कि अंतिम सीमा। पगहिया यानी पशु बांधने की रस्सी। गराव, गराव क्या होता है, फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। और टिटकार, टिटकार क्या होता है, मुँह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलत यानी हितकर। और रगेदना मतलब खदेड़ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर साबिका, साबिका वास्ता या सरोकार। कांजी हौस, कांजी हौस मवेशी खाना जहाँ पर बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखा जाता है। और रेवड़, रेवड़ मतलब पशुओं का झुंड। थान का मतलब होता है पशुओं की बांधे जाने वाली जगह। और उत्साह, उत्सव या आनंद। तो आप इन कठिन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और पाठ का सारांश भी। उसके बाद बच्चों, आइए देख लेते हैं इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो क्या आप जानते हैं बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी निम्न कारणों से ली जाती होगी। क्या कारण थे वो। पहला, क पशुओं की संख्या पता करने के लिए। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। और तीसरा, ज़्यादा शोर मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। इसलिए वहाँ पर पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। उत्तर होगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्न कारण हैं। नंबर 1, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और उसे माँ के बिछड़ने का दुख पता था। उसे लगता था कि वह उसकी तरह ही अकेले हैं। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी और वही हीरा और मोती पर भी अत्याचार हो रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपके लिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, सच्चे मित्र मुसीबत के समय सामने आते हैं। नंबर 2, एकता में शक्ति होती है। और नंबर 3, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर में लिखेंगे आप, गधे को उसके स्वभाव से मूर्ख समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता और सरलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर नहीं कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उसने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आपने पाठ पढ़ा होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। निम्न कारणों से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। और क्या है यहाँ पर, दोनों बैल जब हल से बांधा जाता तो दोनों की कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पर रहे, दूसरे साथी की गर्दन में नहीं, क्योंकि अपने साथी को कष्ट कोई नहीं देना चाहता बच्चों, जैसे आप भी नहीं। तो इसलिए जब दोनों बैलों में से गर्दन जब उनकी जो है वजन होता था गर्दन पे, तो वो क्या सोचते थे कि ज़्यादा वजन मेरे पर पड़े। और दूसरा, जब दोनों को भूसा डाल दिया जाता तब दोनों एक साथ मुँह डालते और एक साथ मुँह निकाल लेते थे।
अगला प्रश्न है आपके लिए छठा प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, हीरा के इस कथन से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति की बात की गई है। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पुरुष स्त्री को कमज़ोर समझने की भूल करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। प्रेमचंद स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध है। अतः सभ्य गुणों के प्रतीक हीरा और मोती के माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को स्मरण कराया कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। एक सभ्य समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद सातवां प्रश्न है बच्चों, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, पुराने समय से मनुष्य के साथी पशु रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान बोझ उठाने, पानी खींचने, हल चलाने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करता है। झुरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देता था। इससे पता चलता है कि वह उन्हें बहुत प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने मालिक के लिए जी जान देने को तैयार हैं या तैयार रहते हैं। और इसके बाद आठवां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया है कि 9 और 10 प्राणियों की जान बच गई है, वह अब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो उत्तर लिखेंगे आप, मोती के इस कथन के आलोक में इसकी निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वे दयालु था। और नंबर 2, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय भी अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर जो है पहला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कै, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और ख है, उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती है, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो यहाँ पर इनका स्पष्ट जो है आशय स्पष्ट करेंगे। उत्तर में लिखेंगे कै का, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के प्रति अच्छी बातें सोचते थे, लेकिन मनुष्य अपने आप को सब प्राणियों में सबसे ऊंचा मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है कि दूसरे के मलिन भावों को समझ सके। और दूसरे का उत्तर क्या लिखेंगे आप, आशय क्या लिखेंगे, हीरा और मोती के घर में बंदी बनाए हुए थे। हीरा और मोती गया के घर में बंदी बनाए गए थे। गया ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन एक लड़की ने उन्हें एक रोटी खिला दी, लेकिन इससे हीरा और मोती की भूख कम नहीं हुई थी, पर उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 10वां प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि यहाँ पर हैं 2 प्रश्न हैं। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। और ख है, गरीबी के कारण खली होती है ना, यहाँ पर खली लिखें आप, खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। और गह है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। या घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। यहाँ पर फिर आप खली लिखें, खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो क्यों उसने उनको सूखा भूसा दिया। उत्तर लिखेंगे आप, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, या वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इन दोनों में से आप जो है दोनों लिख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों कुछ प्रश्न हैं आपके लिए यहाँ पर, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके लिए, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना ही सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो यहाँ पर बच्चों चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं पाठ पढ़कर, और या ऐसे लिखें। उत्तर में लिखेंगे, हीरा और मोती शोषण को सहन नहीं करना चाहते थे, वे इसके विरुद्ध हैं, इसलिए वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया की गुलामी का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में होने वाले अन्याय का विरोध किया। हमारे विचार से उन्होंने अपने ऊपर होने वाले शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ, शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। और अगला प्रश्न है 12वां आपके लिए, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है।
उत्तर लिखेंगे सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। जैसे दोनों बैलों को कांजी हाउस में कैद होना और गया के अधीन रहना पसंद नहीं था। दोनों उससे निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते हैं। इसके बाद उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है, लेकिन वे अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष को जारी रखते हैं। तो हमारे विचार में यह कहानी इन सब बातों से आज़ादी की ओर संकेत करती है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी चोट लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। उत्तर में लिखेंगे आप ही। उत्तर में ही लिखेंगे। एक तो निपात यहाँ पर है, और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ही का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से नंबर 2 वाक्य में यहाँ पर अवश्य ही, यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, यहाँ पर लिखेंगे आप थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और इसके बाद नान में खली में भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ही उठते साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। और इसके बाद एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। और इसके बाद 5वां, अभी 4 ही ग्राम खाए थे, 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। तो यहाँ पर भी आपने ही का प्रयोग देखा। तो इस प्रकार से आपने ही निपात का प्रयोग देखा। अब भी का देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है चौथे वाक्य में यहाँ पर भी का प्रयोग हुआ है, तो ये भी निपात के अंतर्गत आएगा। इससे आप यहाँ लिखें। और यहाँ पर देखें आप, भी निपात का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर पहला है कुत्ता भी, देख रहे हैं ना आप, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। दूसरा है उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। और इसके बाद तीसरा देखें, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। और गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। और इसी प्रकार 5वां है, जूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। और इसके बाद अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कह, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और दूसरा प्रश्न है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। और इसके बाद गह हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, और गह मैं बचूंगा तो बिकेंगे। तो यहाँ पर अगला है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, इन सब वाक्यों में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे। यहाँ संयुक्त वाक्य है तथा भेद संज्ञा उपवाक्य, और उपवाक्य अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और ख में लिखेंगे आप, यहाँ मिश्र वाक्य है, भेद विशेषण उपवाक्य का, और उपवाक्य लिखेंगे जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। इसके बाद गय वाले में है, यह मिश्र वाक्य है, भेद संज्ञा का, संज्ञा उपवाक्य का, उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे। और घय में लिखेंगे, यहाँ संयुक्त वाक्य है, भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य तो बिकेंगे। इस प्रकार से बच्चों गय वाले का लिखेंगे आप, वहाँ संयुक्त वाक्य है, भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य तो मैं बेमारे न छोड़ता। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 15वां प्रश्न है, कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप जो है पहला देखेंगे टकटकी लगाना, इसका अर्थ होगा निरंतर देखना, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा, इस प्रकार वाक्य बनेगा। दांतों पसीना आना, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, और वाक्य लिखेंगे इतना भारी सामान उठाते उसे दांतों पसीना आ गया। और तीसरा है बच्चों जी तोड़ काम करना, इसका अर्थ होगा बहुत मेहनत करना, वाक्य मोहन ने फर्स्ट आने के लिए जी तोड़ काम किया या मेहनत की। और यहाँ पर है चौथा गम खाना, यानी कि धैर्य रखना, कम खाना
मिलने पर भी हीरा और मोती गम खा जाते। तो देखा बच्चों आपने, ये थे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने आपको यहाँ पर बताए। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखें, इन्हें याद करें ताकि परीक्षा के समय आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 हिंदी क्षितिज का पहला पाठ, दो बैलों की कथा। हमने आपको बताया इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी। तो इसी प्रकार बच्चों कक्षा 9 हिंदी क्षितिज और कृतिका के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर और सारांश जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपने सभी पाठों को। आपका दिन शुभ हो।